हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट। आज हम बायोमोलिक्यूल्स इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। ओके, हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है और इसीलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज इट से? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोहेक्सोस? ओके, एल्डोहेक्सोस नाम में ही छुपा हुआ। एल्डो स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज CHO। हेक्सोस मतलब 6 कार्बन्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसमें से राइबोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ओके, CHOH होल 4 एंड बॉटम में आता है हमारा CH2OH। ठीक है, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसके पास 6 कार्बन एटम्स की भी प्रेजेंस होने के कारण इसका आंसर डी है, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स, होमोलॉगस ऑफ ईच अदर, एनोमर्स या एनांटोमर्स? अब देखो आइसोमर्स क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। सिंपली हमें ये पता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, राइट? तो बस इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लिया है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देख लेंगे और फिर हमें इससे क्लियरिटी मिल जाएगी। तो फ्रक्टोज है ना, वो उसके पास कीटोनिक ग्रुप होता है। क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप। ये देखो, और इसी के कारण इट डिफर्स फ्रॉम योर ग्लूकोज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, OH 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 लग गया, बचा हुआ हाइड्रोजन एंड देन CH2OH। सो ये है हमारे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर एंड इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। Same molecular formula but differs structurally and stereochemically. Okay. Which of the following is a carbohydrate but does not fit in the general formula? आहा, ये क्वेश्चन क्यों डाला पता? कई बार हम लोग टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज को आसानी से इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक के मतलब इस चैप्टर के फर्स्ट पेज को, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। बस यही तुम्हें बताना था। कार्बोहाइड्रेट्स को पहले कैसे डिफाइन किया गया था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, एंड अगर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला गया था तो उन्होंने उसे सिंपली CXH2OY ऐसे लिख दिया था। और ऐसे लिखने के कारण इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट होके भी फिट नहीं हो पाए एंड उनमें से एक था हमारा रैमनोज, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O5। ओके, एसिटिक एसिड के साथ भी एक प्रॉब्लम हुई थी, ये हमें याद रखनी है। मतलब इन ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। एसिटिक एसिड के साथ क्या हुआ था? इट इज CH3COOH। अब उसको उन्होंने इस जनरल फॉर्मूला में फिट कर दिया था, बिकॉज देखो ना, CH3COOH कैन बी रिटन एज C2H2O होल ट्वाइस। अब वो तो एसिड है लेकिन फिर भी इस फॉर्मूला में फिट हो गया था, ये इसका प्रॉब्लम था। तो कार्बोहाइड्रेट होके भी रैमनोज इस जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड्स आर एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक या न्यूट्रल? देखो पहली बात, हमें अमीनो एसिड्स पता होने चाहिए वो होते कैसे। एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ होता है और फिर फ्री वैलेंसी होती है। ये है तुम्हारा अमीनो एसिड। ठीक है, अब इसके पास एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप भी है एंड इसीलिए ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the complementary base of cytosine in one strand to that in other strand of DNA? Which one is the complementary base? अब इसके लिए what you can do is do this। पहले तो DNA की बात करते हैं। ठीक है, DNA में क्या किया जाता है कि ये A for your adenine, guanine, cytosine and thymine। ओके, DNA में है ना, इसको ऐसे पेयर बना दो, AT is your pair and GC is your another pair। ठीक है, इसको लिखो इसी तरीके से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब आरएनए में क्या होता है, ये जो तुम्हारा थाइमिन है बस वो उसे रिप्लेस कर देता है तुम्हारा यूरासिल। ठीक है, ये भी याद रखो कि थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए। अब मैंने ये जो दो ब्लॉक्स बनाए हैं इसको याद रखो, बस ऐड करके, और जीसी इज एनीथिंग, एनी शॉर्ट फॉर्म लाइक हॉस्टल जीसी वगैरह होती है, बस कुछ याद कर लो। ठीक है, तो एटी तुम्हारा एक पेयर बन गया है। इसलिए अब साइटोसिन का पूछा है क्वेश्चन में, साइटोसिन के साथ कौन सा आ रहा है? तो गुआनिन आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी पेयर्स अप विद जी। अब ये जो टेबल बना है ना, इसका यूज तुम्हें आगे के क्वेश्चंस में भी आएगा। ओके, सो लेट्स सी।
Dinucleotide is obtained by joining two nucleotides by phosphodiester linkage. Between which carbon atoms of pentose sugars of nucleotides are these linkages present? ये तुम्हारी एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, ठीक है? ये तुम्हें याद होना चाहिए कि इसका आंसर ऑप्शन ए होता है 5 and 3. ओके, देखो एक बार इसका आंसर स्टेटमेंट रीड कर लो, ये एनसीईआरटी की तुम्हारी एज इट इज लाइन. द लिंकेजेस आर प्रेजेंट बिटवीन विच एंड विच, ठीक है? 5 and 3 of pentose sugars of nucleotides. All right. Curdling of milk is an example of breaking of peptide linkage, hydrolysis of lactose, breaking of protein into amino acids, denaturation of proteins. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, denaturation of proteins. अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक और बात, इंपॉर्टेंट बात जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. इसमें क्या आता है कि denaturation of proteins में ना, तो तुम्हारा प्राइमरी दैट इज 1 डिग्री स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटैक्ट रहता है. तुम्हारा 2 डिग्री और तुम्हारा जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर है दैट इज योर सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है? इसके साथ यू हैव वन मोर एग्जांपल, दैट इज कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट इज अनदर सच एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है? आगे, नेम द लिंकेज दैट होल्ड्स द 2 यूनिट्स इन डाइसैकेराइड. अब इस क्वेश्चन के पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं. तो क्या हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट्स को नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया गया था. नाउ दे क्लासिफाइड इट इनटू मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. मॉप में क्लासिफाई कर दिया था. मोनोसैकेराइड्स वर योर सिंगल यूनिट्स, ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 यूनिट्स आते थे एंड पॉलीसैकेराइड्स में मल्टीपल यूनिट्स आते थे, ठीक है? अब ओलिगोसैकेराइड्स का ही पार्ट है तुम्हारा डाइसैकेराइड्स, ठीक है? डाइसैकेराइड्स अब वो सैकेराइड्स है जो मोनोसैकेराइड्स, ये जो तुम्हारे पास मोनोसैकेराइड्स थे जो सिंगल यूनिट्स है, ये 2 मोनोसैकेराइड्स अगर कंबाइन कर जाते हैं तो हमें मिलता है डाइसैकेराइड. ओके, तो अब वही लिंकेज के बारे में ये पूछ रहे हैं जो इन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को एक साथ बाइंड करती है. तो इज इट न्यूक्लियोसाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज या नन ऑफ द अबव? दैट लिंकेज इज टर्म्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ओके, इसके साथ हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि मोनोसैकेराइड्स में तुम्हारा कौन-कौन आता था. यूज्ड टू हैव ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज. ऑलराइट, तुम्हारे डाइसैकेराइड्स में कौन-कौन आता था? सुक्रोज आता था, माल्टोज आता था, लैक्टोज आता था, ठीक है? इसको है ना, इसको मैंने ऐसे याद रखा था कि दिस इज माई श्यामलाल, एंड श्यामलाल है ना, इस चैप्टर में तुम देखोगे आगे भी यूज हो रहा है. अभी के लिए याद कर लो, तुम्हारा श्यामलाल है ये. ओके, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज holds the monosaccharide units through oxygen atoms. Very important. Okay. The alpha helix structure of protein is stabilized by. अब आता है प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे. जो प्रोटीन का 2 डिग्री स्ट्रक्चर था, इट वाज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. एक तो था अल्फा हेलिक्स एंड दूसरा था बीटा प्लेटेड शीट्स, इफ यू ऑल कैन रिमेंबर, ठीक है? उसमें जो था अल्फा हेलिक्स है ना, इट वाज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. क्यों पता है? उसका जो NH ग्रुप था एंड जो CO ग्रुप होता था उसके बीच में हो जाता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, एंड इसलिए वो स्टेबलाइज हो जाता था. इसके आंसर को भी पढ़ेंगे एक बार. A polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting into right-handed helix with NH group of each amino acid residue, hydrogen bonded to CO of adjacent turn of helix. Got it? क्या responsible होता है? तो hydrogen bonds responsible होते हैं. Lysine is which type of amino acid? Acidic amino acid, basic amino acid, essential या non-essential amino acid. तो अब देखो, पहले तो तुम्हें लाइसिन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए. कुछ इसमें मुश्किल नहीं है. देखो, लाइसिन के लिए एक NH2 आता है, देन यू हैव CH2, होल 4 एंड अ फ्री बैलेंस. ये है तुम्हारा लाइसिन का स्ट्रक्चर. अब तुम खुद देख लो, एसिडिक कब कहलाता है? जब नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स ज्यादा होता है. बेसिक अमीनो एसिड तब कहलाता है जब उसके अमीनो ग्रुप्स ज्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स. इसमें तो कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज COOH एसिडिक ग्रुप लगा ही नहीं है. तो NH2 के ग्रुप ज्यादा होने के कारण ये हमारा एक बेसिक अमीनो एसिड है. लेकिन इसके साथ इन्होंने ये भी पूछा एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है. सो टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द टू. अब देखो कैसे याद करते हैं ना, एसेंशियल कौन सा, नॉन एसेंशियल कौन सा. तो उसके लिए ऐसे करो कि बॉडी के अंदर जो सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब सिंथेसाइज हो रहा है, बॉडी के पास है वो ऑलरेडी, यू डोंट नीड इट फ्रॉम आउटसाइड, इसलिए वो नॉन एसेंशियल कहलाता है. जो बॉडी के अंदर बन नहीं पा रहा है इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाता है. ठीक है, एम आई क्लियर टू यू? अब इसमें से इन्होंने पूछा है कि
हमारा जो लाइसिन है ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है? तो लाइसिन देखो वो एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, वो तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर्स याद नहीं हो पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन एसेंशियल कौन-सा है, नॉन एसेंशियल कौन-सा है, ये भी उसके साथ तुम्हें याद करना ही होगा। तो लाइसिन इज़ योर एसेंशियल अमीनो एसिड, ओके? देख लेते हैं एक बार। Yes, answer is B and C. More number of amino group than carboxyl group makes it more basic. Since it can be synthesized in the body, it is called as non-essential. नहीं, ये गलत है। This is an essential amino acid and it cannot be synthesized in the body. ठीक है? आगे जाता है। All naturally occurring alpha amino acids are optically active except this one. पता है ऐसे क्वेश्चन से हमें क्या सीखना होता है? स्टेटमेंट में ना तुम्हारे एक थ्योरी की लाइन गिवन है, उस थ्योरी की लाइन को तुम इग्नोर नहीं मार सकते। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना ये सब सीखो कि ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। इस पे तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है? और ये भी याद करना है कि एक्सेप्ट दिस वन। तो ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ग्लूटामिन, इसका आंसर है ग्लाइसिन, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ। इसे स्किप करने की गलती मत करना। बायोमोलिक्यूल्स जैसे चैप्टर के लिए एनसीईआरटी को जितना रीड कर सकते हो कर लो, ओके? Know that most naturally occurring alpha amino acids have L configuration. कितने बच्चों को लगता है L मतलब लीवोरोटेटरी होता है, D मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इसको भी हम आगे जाके क्लियर करेंगे, ओके? L का मतलब जो होता है जस्ट द L सीरीज, इट डज नॉट मीन लीवोरोटेटरी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। Which of the following is a non-reducing sugar? आहा, देखो नाउ मैंने थोड़ी देर पहले जो तुम्हें बताया था श्यामलाल, इट अगेन कम्स इनटू प्ले। क्यों पता है? अच्छा, उसके पहले है ना, हम डिस्कस कर लेते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग कौन से होते हैं। तो रिड्यूसिंग वो वाले होते हैं जिनके पास जो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक हो, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो, वो फ्री हो। एंड नॉन रिड्यूसिंग वो वाले होते हैं जिनके पास वो फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड हो। अब इसकी एक और खासियत याद रखना कि जो रिड्यूसिंग होता है ना, वो टॉलेंस टेस्ट और तुम्हारा जो फेलिंग्स टेस्ट है, दोनों भी वो पास कर जाता है। टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, दोनों टेस्ट पास करता है। कौन? रिड्यूसिंग वाले। अब एक और बात याद कर लो कि जो तुम्हारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स कौन-कौन से थे याद करो? ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, राइबोज था, है ना? तो वो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ओके? तो देखो, राइबोज तो हमारा ऑप्शन से हट गया। क्यों? क्योंकि वो मोनोसैकेराइड है, तो इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग फूड्स है। अब देखो, श्यामलाल में ना जो मलाल है, वो हो जाता है रिड्यूसिंग। मलाल क्या है? रिड्यूसिंग है। एंड जो सुक्रोज है, वो तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है? इसलिए इसका आंसर सी होता है। All monosaccharides are reducing in nature. For disaccharides, if the aldehydic or ketonic group is bonded, then it is non-reducing. Okay, आगे बढ़ते हैं। One of my favorite questions. Okay, पता है क्यों? Glucose is obtained from starch by boiling it with a सही आंसर है। ऐसे गलती कर देते हैं बच्चे। It's not so. पढ़ो एक बार क्वेश्चन। Glucose is obtained from starch लिखा है by boiling it with dilute HCl, boiling it with dilute sulfuric acid, reacting it with hydroxylamine, reaction of glucose with mild oxidizing agent. तो जो स्टार्च से होता है ना, वो ये सही आंसर है। क्या? तो boiling with dilute sulfuric acid. Now glucose is obtained from sucrose. क्या कहा मैंने? Glucose is obtained from sucrose by boiling it with dilute HCl. समझे? अब यहाँ पे तुम्हारा आता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। याद करो केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर सूडो रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता था ना ये। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये डाइसैकेराइड है, इन दो मोनोसैकेराइड के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है? तो ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए। हम बाकी के ऑप्शन पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इनसे होता क्या-क्या है, ठीक है? हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन पता है क्या होता है? इट इज नथिंग बट NH2OH। हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है ऑक्साइन। ऑक्साइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, और जो नीचे का तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रहता है वो एज इट इज होता है, ठीक है? और नीचे CH2OH। इसके साथ रिएक्टिंग विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो तुम्हारा ब्रोमीन वाटर होता है ना, दैट्स योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
उसके साथ वो ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। पता है ग्लूकोनिक एसिड कैसे दिखता है? उसमें भी सिर्फ ऊपर वाला पार्ट चेंज होता है, COOH में चेंज हो जाता है। वी हैव CHOH, होल 4, नीचे आता है CH2OH। ठीक है, अब इसको किसको, ग्लूकोनिक एसिड को अगर हम फर्दर रिएक्ट करते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, या ग्लूकोज को डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे देना, तो ये बनाता है ऊपर COOH, नीचे सेम रहता है CHOH होल 4, और बॉटम में COOH लग जाता है। समझ रहे हो? ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑलराइट, इसके साथ ग्लूकोज की देखो एक और रिएक्शन हम रिवाइज कर लेते हैं। जब वो HI के साथ रिएक्ट कराता है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है HI के साथ और बना देता है N हेक्सेन। क्या बनाता है? N हेक्सेन, मतलब स्ट्रेट चेन। ये बस ये बताता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन एटम्स की प्रेजेंस होती है। अब देखो इसके साथ एक और रिएक्शन है। जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है HCN के साथ, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है HCN के साथ, दैट्स योर हाइड्रोजन साइनाइड। उसके साथ वो बनाता है साइनोहाइड्रिन। क्या बनाता है? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन दिखता कैसे है? तो एक पे C लगा हुआ होता है, देन यू हैव CnOH। सेम कार्बन एटम पे जब CN एंड OH प्रेजेंट होता है तो उसे साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा बॉटम है वो सेम ही रहता है एज इट इज, एंड नीचे CH2OH लग जाता है। तो हमने ग्लूकोज की ये मेन रिएक्शंस जो थी वो तो रिवाइज कर ली इस क्वेश्चन के थ्रू। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। ओहो, हाँ वही सब लिखा है कि बॉइलिंग विद सुक्रोज, डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्सिलअमीन ऑक्साइम, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्लूकोनिक एसिड। बस बाकी के ऑप्शंस को डिस्कस किया। आगे देखो, आहा, इस क्वेश्चन के बारे में मैं पीछे भूल रही थी। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज, ग्लूकोज जो है ना तो वो तुम्हारा बिलोंग करता है D सीरीज को। किसको बिलोंग करता है? D सीरीज को। ओके, ये याद रखना है। तो देखो लास्ट के दो ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए, L सीरीज वाले। ऑलराइट, लास्ट के दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज, इसमें जो हमारा प्लस और जो माइनस होता है ना, इट स्टैंड्स फॉर ईदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। समझ रहे हो? अगर प्लस साइन दिया है देन इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर तुम्हारा माइनस साइन होता है देन इट इज लीवो रोटेटरी। इस डिफरेंस को समझो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, एंड कईयों को तो पहले से पता होगा। तो जो तुम्हारा ग्लूकोज होता है ना वो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, इसलिए प्लस जो होता है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। D before the name of glucose represents the configuration, whereas plus represents dextrorotatory nature of the molecule. Similarly, fructose is named as, हाँ देखो fructose को क्या करता है? fructose एक लीवोरोटेटरी कंपाउंड है, लेकिन वो भी D सीरीज को बिलोंग करता है, तो इसलिए D fructose ही आता है। बट लीवोरोटेटरी होने के कारण इसके अंदर है ना कि माइनस आ जाता है। ऑलराइट, समझा? ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझना पड़ता है। ओके, आगे चलो। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शंस। ला 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 ला, देखो यहाँ पे है ना, इस क्वेश्चन के थ्रू हमें क्या करना है? हमें सब रिवाइज करना है। ओके, आई टेल यू हाउ। यहाँ पे ना तुम्हारा श्यामलाल वापस आने वाला है। देखो सुक्रोज क्या बोलता है? C1 ग्लूकोज प्लस C2 फ्रक्टोज, अरे सही है। माल्टोज C1 ग्लूकोज प्लस C4 ग्लूकोज, बिल्कुल सही है। माल्टोज 2 ग्लूकोज यूनिट से ही बना होता है, सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, सही है। लैक्टोज C1 गैलेक्टोज प्लस C4 ग्लूकोज, ये भी सही है। अमाइलोज C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अति उत्तम। सारे ऑप्शन सही है मेरे अकॉर्डिंग। अब देखो इसको है ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है बहुत बच्चों को। सो हियर्स अ ट्रिक कमिंग इनटू प्ले। कौन था हमारे पास? श्यामलाल। ठीक है, श्यामलाल। तो पहले तो इनके मेन कंपोनेंट्स को देखते हैं। ओके, श्यामलाल है। अभी सुक्रोज का हमने इतनी बार बोला है, अब तक याद नहीं था तो अब हो जाना चाहिए। ओके, इट इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सबसे फेमस कार्बोहाइड्रेट तो हमारा ग्लूकोज है यार, तो इतना याद रखो ग्लूकोज को है ना हर एक इसमें आना है। तो ग्लूकोज ग्लूकोज एंड लैक्टोज क्या थोड़ा करता है, तो वो क्या बोलता है कि मुझे है ना गैलेक्टोज
कि स्पेस चाहिए, मतलब मुझे ग्लूकोज को मेरा सेकंड एलिमेंट रखना है, तो ठीक है यार, वो ग्लूकोज को यहाँ रख देता है। ओके, तो मतलब इन तीनों में भी ग्लूकोज एक एक बार तो आना। अब सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये हमें पता है। माल्टोज की खासियत ये है कि ये ऐसा डाइसैकेराइड है जो सेम मोनोसैकेराइड की यूनिट से बना हुआ है। अब सेम मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं? तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज अगेन। लैक्टोज मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, वो क्या बोलता है कि मेरा नाम लैक्टोज है तो मेरा नाम इसके यूनिट में आना चाहिए मोनोसैकेराइड में, तो वो बना देता है गैलेक्टोज। क्या बना देता है? गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज का जी भी आ गया और गैलेक्टोज भी बन गया। सही है, यहाँ तक सब सही है। अब देखो, अब क्या करना है, पहले सबको C1 दे देना है। C1 C1 C1, ऑलराइट। C1 की रेंज खत्म हो गई, अब लिखेंगे C2 एंड C2 के बाद है ना, ऐसे सोचो C2 C3 C4 जा रहा था, लेकिन ये बीच वाला थोड़ा C4 ही ले लेता है, तो C2 C4 C4 इसको बार बार लिखोगे ना याद हो जाएगा, बस इन बीच में एक एक प्लस दे दो। क्या अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे? जो याद रखने की चीजें ना उनको ट्रिक्स के थ्रू याद रखो, बट ट्रिक्स भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ कि तुम्हें ट्रिक्स के लिए ट्रिक्स लग जाए, है ना। ये सब ठीक है, ये बार बार लिखोगे, थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में याद करोगे, हो जाता है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम याद रखेंगे। क्या रखनी है याद? कि देखो, यहाँ तक तो सब ठीक है, तुम्हें कई बार है ना इसके अल्फा बीटा फॉर्म्स भी पूछ दिए जाता है। क्या पूछ दिए जाते हैं? अब देखो ट्रिक, क्या पूछा जाता है? अल्फा बीटा फॉर्म्स पूछा जाता है। ओके, तो बस अल्फा बीटा लिख दो, देन यू हैव अल्फा अल्फा बीटा बीटा। कैसा लगा? हो गया। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ C1 alpha glucose plus C2 beta fructose. Maltose is made up of C1 alpha glucose plus C4 alpha glucose. Lactose is made up of C1 beta galactose plus C4 beta glucose. That's it. कितना आसान था ये। देखो अमाइलोज पे आता है, अमाइलोज C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इसके साथ ये भी देख लो कि अमाइलोज छोटू सा है, जो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोपेक्टिन के पास भी ये C1 C4 लिंकेज होती है, ठीक है। एंड उसके साथ उसके पास C1 C6 ये लिंकेज भी होती है, इस लिंकेज में होता है ब्रांचिंग, ठीक है। काफी क्लियर है अब तक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following amino acid was first obtained from cheese? Glycine, triosine, leucine या proline? तो इसका आंसर है triosine was first obtained from cheese. Okay? Which of the following vitamins are not fat soluble? पहले बात मुझे बताओ, फैट soluble कौन कौन से होते हैं? A, B, E, K फैट soluble होते हैं। एंड उसके साथ जो वाटर soluble होते हैं, उनको याद रखने के लिए हमने क्या किया था कि वी राइट लेटर्स एट ए बी सी एंड सो ऑन। उसमें से ए तो चला गया था फैट सॉल्युबल में, बचा था बी सी, तो बी सी पानी पी, ऐसे याद रखा था, बी सी पानी पी। सो बी सी आर वाटर सॉल्युबल, एडीई के, बस वो याद हो जाता है, एडीई के आर फैट सॉल्युबल। अब पूछा गया है नॉट फैट सॉल्युबल, तो दैट इज ऑप्शन बी। इसके साथ ना जब तुम ये पैराग्राफ पढ़ते हो एनसीईआरटी में, एक और खास लाइन मेंशन है विटामिन B12 के बारे में। वो क्या है? तो वो ये है, देखो, विटामिन ए डी के आर फैट soluble vitamins. Note vitamin B12 can be stored in our body. विटामिन B12 क्यों मेंशन किया पता है? क्योंकि जो वाटर soluble होता है ना वो इजीली एक्सट्रीट हो जाता है बॉडी के अंदर से, लेकिन B12 नहीं होता है क्योंकि इट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनाने ही हो ना, देखो एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, वो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, अच्छे से पढ़ो इसे। Xerophthalmia is a disease caused by deficiency of which vitamin? देखो, आओ टेबल बनाते हैं, मस्त रिवाइज हो जाएगा ना सब कुछ। विटामिन ए, जो भी ऑप्शन लिखे उसके अकॉर्डिंग जाता है। अरे आंसर ही मिल गया हमको। जेरोफ्थैल्मिया जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ओके, कई लोग बोल देते हैं विटामिन ए के कारण होता है, विटामिन ए के डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है। बाकियों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, ठीक है। विटामिन चलो लाइन से ही चलता है ना। B1 है हमारे पास, B2 है, देन वी हैव B6 एंड B12।
ओके? हाँ, ये भी याद रखो कि विटामिन ए को बोला क्या जाता है? रेटिनॉल। क्या बोलता है? रेटिनॉल। बी1, बी2, बी6 इसके नाम याद करने के लिए हमने पता है क्या किया था? ट्रिक बनाई थी टीआरपी। क्या थी ट्रिक? टीआरपी। रेटिंग्स होते हैं ना? वैसे। T stands for your thiamine, R stands for your riboflavin, P stands for your pyridoxine. ठीक है? अब इनके डिजीजेस B1 के कारण होता है बेरी-बेरी। क्या होता है? बेरी-बेरी। B2 जो है उसके कारण होता है क्लियोसिस। ओके? B6 जो है इसके कारण होते हैं कन्वल्जन्स। अब B12 जो होता है ना इसके कारण होता है पर्निशियस अनीमिया। ऑलराइट? यहाँ तक हो गया। अब आता है हमारे विटामिन सी पे। सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके? एस्कॉर्बिक एसिड और इसके कारण क्या होता है? तो स्कर्वी होता है। देन वी हैव विटामिन डी। विटामिन डी के कारण हमें होते हैं रिकेट्स। मतलब विटामिन डी के कारण नहीं, सॉरी, माय बैड अगेन। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ऑलराइट? ये सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए हमने। ये सब डिस्कस हो गया। इसके साथ हमारे पास विटामिन ई भी होता है और विटामिन के भी होता है। तो इन दोनों की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है कि एक तो मस्कुलर वीकनेस होता है, इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज होता है और ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। क्लॉटिंग टाइम। ठीक है? इस पे गड़बड़ी हो जाती है। तो विटामिन्स वाला टेबल एक बार क्लियर हो गया। 1-2 ट्रिक्स भी बता दी। अब नहीं भूलोगे ना? अब नहीं भूलना है। बस वही लिखा। नेक्स्ट। In the cyclic structure of glucose, which carbon is involved in the ring formation? C1, C2, C4, C5। बच्चे आराम से C1 मार के आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। हर जगह C1 आंसर नहीं होता है। एनसीईआरटी पढ़ो एक बार। इसका आंसर है ऑप्शन डी, C5। ठीक है? In the cyclic structure of glucose, C5 carbon is involved in the ring formation। ऐसा एक स्टेटमेंट गिवन है। C1 तो एनोमर्स के लिए होता है। ठीक है? Among the following compounds, which one is found in RNA? अब देखो, स्ट्रक्चर नहीं आता तो रो पढ़ोगे, तुम्हें ये पता होगा कि आरएनए में यूरासिल होता है, लेकिन ये नहीं पता होगा इसमें से यूरासिल कौन-सा है। तो ऑप्शन ए है तुम्हारा यूरासिल का स्ट्रक्चर। ठीक है? स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। क्या-क्या था आरएनए में? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह आता है यूरासिल। नेक्स्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट? लला, अब किसी को पता ही नहीं होगा कि रिड्यूसिंग वाले टॉलरेंस टेस्ट देते हैं तो वो करेंगे क्या? तो ये याद रखो, रिड्यूसिंग वाले टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों देते हैं। फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें तुम्हें थोड़ा-सा दिमाग लगाना होता है यार। बस क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शंस देखो एक बार। क्या दिखा? कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने? द स्मार्ट वन्स माइट हैव नोटिस्ड। ऑप्शन ए, सी, डी में देखो तीनों जगह पे सुक्रोज है। एंड यू नो, अब मैंने तुम्हें बताया है सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये भी नोटिस करो, ऑप्शन बी में जो दोनों दिए हुए हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं। एंड मैंने क्या मेंशन किया था? ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। बस, मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर एंड सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। बस, थायरोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन। पता है जेई खेल गया था तुम्हारे साथ जब ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। यू नो व्हाई? बिकॉज़ थायरोल ग्रुप है ना तुम्हारा एसिड ग्रुप होता है। अब ये कईयों को पता नहीं था। कईयों को यही नहीं पता था भाई स्ट्रक्चर क्या होता है इन सब का, तो हम तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। एंड ऊपर से एक और था कि भाई सिस्टीन अगर हमारा आंसर पता भी है, तो स्पेलिंग क्या है सिस्टीन की? तो इसलिए तुम सिस्टीन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। सिस्टीन की करेक्ट स्पेलिंग ये है और सिस्टीन का स्ट्रक्चर ये होता है, HS। सिंपल स्ट्रक्चर है, CH2 दिस। अब देखो, जेईई क्वेश्चन रिपीट करे ना करे, बट आज ये वीडियो देखने के बाद कोई भी अगर सिस्टीन का स्ट्रक्चर भूला ना, तो देखना कितना सिंपल सा है। इस क्वेश्चन के थ्रू ना तुम्हें आंसर नहीं रटना है। अब तुम्हें याद हो गया होगा कि थायोल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है वो सिस्टीन होता है
और काफ़ी सिंपल सा उसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें थायरोल ग्रुप और फिर एक CH2 आ जाता है। बस दैट्स इट। इसके साथ अब तुम एक और बात नोट कर लो कि सिस्टीन जो है वो नॉन एसेंशियल में आता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो देखो एक और चीज़ अब तुम्हें सिस्टीन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है? ऑप्शन बी आंसर है। नाइस क्वेश्चन हाँ। ये मेरे जेईई के टाइम्स में ये मैंने कई बार देखा था बट मुझे इसका आंसर कभी मिलता ही नहीं था। pyrimidine bases present in DNA are नाउ याद करो थोड़ी देर पहले मैंने ये तुम्हें बताया था एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये मैंने स्ट्रैंड के तुम्हें बेस पेयर्स बताए थे कि AT पैरअप होता है, GC पैरअप होता है। हमने तब वर्टिकल डिवीजन किया था। पिरामिडन बेसिस के लिए हम करेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ठीक है? और ये जो तुम्हारे नीचे वाले होते हैं, ये तुम्हारे पिरामिडीन बेसिस होते हैं और जो अपर 2 है एडेनिन एंड गुआनिन ये तुम्हारे प्यूरीन्स होते हैं। क्या है ये? प्यूरीन्स। ठीक है? तो थाइमीन एंड साइटोसिन ये डीएनए की बात हो रही है, इस पे ध्यान दो। थाइमीन एंड साइटोसिन। अब पहली बात तुम्हें ये भी पता होना चाहिए इसके साथ कि पिरिमिडिन का मीनिंग क्या है। पिरिमिडिन मतलब जो कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स होती है उसके नंबर पे होता है, मतलब प्यूरीन्स या पिरिडिन 1 होगा या तो 2 होगा। देखो प्यूरीन्स आर 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेसिस, पिरिमिडिन आर 1 कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेसिस। समझे? देखो पेयर करना है तब हेलिक्स में तो वर्टिकल डिवीजन कर दो ऐसे, और जब तुम्हें प्यूरीन्स या पिरिमिडिन्स पूछा है तब हॉरिजॉन्टल डिवीजन कर दो। आई होप आई एम क्लियर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स? Chains of polypeptides coil around to give it a spherical structure. They are water soluble. Example is insulin and albumins. Example is keratin. अरे यार कितना आसान क्वेश्चन है, पर पता है क्यों डाला है? फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। इसके बीच में डिफरेंशिएट करने की बहुत आसान सा एक वे है। आई वोंट कॉल इट ट्रिक, रादर इट्स अ वे। क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन में ना, कंसिडर योर हेयर। फाइब्रस है, बिल्कुल है। हेयर के अंदर केराटीन है, हाँ। केराटीन जो है ये तुम्हारा फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है? इज योर हेयर सॉल्युबल इन वाटर? नो इट्स नॉट। एंड हेंस तुम फाइब्रस प्रोटीन को जब लिखने जाते हो तब ऐसे ही लिख सकते हो कि उसका एग्जाम्पल केराटीन है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर सिंपली। एंड इसके अपोजिट जाता है तुम्हारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कैसे? तो इट कॉइल्स टू गिव अ स्फेरिकल शेप दैट स्ट्रक्चर। अब फाइब्रस था वाटर इनसॉल्युबल तो ये हो जाता है वाटर सॉल्युबल। और इसके दो एग्जाम्पल्स याद रख लो कि इंसुलिन और एल्ब्यूमिन्स जो है वो इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। Keratin is an example of fibrous protein which is generally water insoluble. Which of the following tests is used for identifying amino acids? Barcode, ninhydrin, xanthoprotic, burette. तो देखो बारकोड टेस्ट जो होता है दैट इज अ टेस्ट फॉर योर मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का टेस्ट है, मतलब वो किसी कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, समझे? दिस इज निनहाइड्रिन, xanthoprotic, burette। ये तीनों तुम्हारे जो टेस्ट है, these are your tests for amino acids। पता है इस क्वेश्चन में आप सिर्फ आंसर नहीं पता करेंगे कि हाँ ये 3 टेस्ट है, इन टेस्ट में क्या होता है ना, ये भी पता करेंगे। निनहाइड्रिन जैसे तुम्हारे निनहाइड्रिन टेस्ट में ना निनहाइड्रिन रिएजेंट यूज़ होता है एंड इसके साथ एक कलर आता है। जो कलर आता है वो तुम्हारा वो वायलेट कलर आता है। ठीक है? ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट में तुम्हारा येलो कलर सॉरी वायलेट, इसमें येलो कलर आता है और इसमें ब्यूरेट में भी वायलेट कलरेशन होता है। ठीक है? वायलेट। इसमें निनहाइड्रिन रिएजेंट यूज़ होता है। जो तुम्हारा ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट है उसमें कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 यूज़ होता है एंड ब्यूरेट वाले में CuSO4 का और NaOH का मिक्सचर यूज़ होता है। अब याद रहेगा। अमीनो एसिड्स के टेस्ट है निनहाइड्रिन, ज़ैंथोप्रोटिक, ब्यूरेट। मोनोसैकेराइड्स का टेस्ट है बारफोर्ड। इसलिए अब देखो निनहाइड्रिन देता है वायलेट कलरेशन, ज़ैंथोप्रोटिक में येलो कलरेशन, CuSO4 दैट इज ब्यूरेट वाले में मिलता है वायलेट कलरेशन अगेन। अब ये सब चीजें नहीं भूलनी, रजिस्टर कर लो। Which of the following is incorrect about glycogen? ग्लाइकोजन क्या था याद करो, कुछ याद है? एनिमल स्टार्च। आ जाओ। तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर सिमिलर टू अमाइलोज, बिल्कुल गलत है ये। Only alpha linkages are present in the molecule. Absolutely right. It is present in yeast and fungi. बिल्कुल। Present in animal cells. Yes. ये यहाँ गड़बड़ी हो गई है। It is a straight chain polymer similar to that of amylopectin है इसका आंसर, समझे? अमाइलोपेक्टिन।
द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पीके वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, डर गए, हम तो बहुत डर गए ये क्वेश्चन देख के। क्यों? मैं यही बताना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता है, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आता है तो। हुँ, आई विल टेल यू क्यों। पीके है, तो इंक्रीजिंग वैल्यू में लगाना है, तो सबसे पहले वाला आएगा जिसकी पीके वैल्यू जो है वो सबसे कम होगी। मतलब एसिडिक कैरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो एक बार ऐसे बस एक बार पढ़ो क्या लिखा है ऑप्शंस में। एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, लाइसिन। यार स्ट्रक्चर नहीं आता क्वेश्चन छोड़ देते, ये नहीं करके आना। देखो एक बार, एस्पार्टिक एसिड ना, ओह! कुछ स्ट्राइक हुआ? नाम में ही लिखा हुआ है इट्स एन एसिड, उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। इसलिए इधर जो है तुम्हारा एस्पार्टिक एसिड आना चाहिए। बस 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब तुमको 50-50 खेलना है, खेल लो, बट दैट्स वेरी रॉन्ग। 50-50 नहीं खेलेंगे यहाँ पे, क्योंकि आई विल टेल यू द रीज़न। कई बच्चे होता है ना एनसीईआरटी थ्योरी काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाते हैं, स्ट्रक्चर्स में नहीं हो पाता हमसे। तो जो बच्चा थ्योरी सही में अच्छे से पढ़ के गया है ना, वो दिमाग लगा लेगा। तुम्हें पता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन-सा होता है? देखो पहली बात, ये होता है अमीनो एसिड NH2, यहाँ पे एक H लगा हुआ है एंड यहाँ पे R लगा हुआ है। इस R को हर बार रिप्लेस करते जाते हैं, अलग-अलग ग्रुप्स डालते जाते हैं, तो हमें अलग-अलग अमीनो एसिड्स मिलते हैं। नाउ इफ दिस R इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, तो हमें सिंपलेस्ट अमीनो एसिड मिलता है। क्या मिलता है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, और वही हमारा होता है ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ठीक है? तो कुछ नज़र आया? आ रहा है? इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ग्लाइसिन। अगर इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो कहीं न कहीं वो बेसिक कैरेक्टर उसमें कम है, क्योंकि अमीनो ग्रुप्स ज़्यादा है नहीं। तो तुम्हारे इस एसिड के बाद कोई आएगा, तो वो ग्लाइसिन आना चाहिए, बिकॉज़ बाकी तो बेसिक होंगे। इज़न्ट इट? यस इट इज़ सो। एंड थोड़ी ही देर पहले हमने लाइसिन का स्ट्रक्चर भी देखा था। देखा था या नहीं देखा था? बिल्कुल देखा था। एंड अब कोई लाइसिन का स्ट्रक्चर भूला ना तो देखना, नहीं भूलना है बिकॉज़ वो डिस्कस हो चुका है। NH2, CH2, होल 4 एंड देन 3 वैलेंसी। ये था हमारा लाइसिन। तो देखो ग्लाइसिन एंड तुम्हारे लाइसिन में इसके पास COOH से ज़्यादा NH2 ग्रुप्स हैं, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि ग्लाइसिन और उसके बाद लाइसिन, ये आना चाहिए। यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो है, और ये जो फैक्टर मैंने बोला, इस फैक्टर के कारण ग्लाइसिन एस्पार्टिक एसिड के बाद इमीडिएटली आना चाहिए। ठीक है? कि जो आर्जिनिन होता है ना, इसमें नाइट्रोजन वाले मतलब अमीनो ग्रुप्स ज़्यादा होने के कारण वो सबसे बेसिक हो जाता है। ऑप्शन डी तुम्हारा सही होता है। थ्योरी के बेसिस पे भी तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तो मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ। इट्स नॉट ऑलवेज़ दैट कि स्ट्रक्चर नहीं आता, नहीं रटा है हमने तो क्या करें? 4 मार्क्स ऐसे प्री के नंबर नहीं छोड़ने होते हैं, ओके? थोड़ा-सा दिमाग लगा दो बस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर पूछा था। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स एनोमर्स? एनोमर्स पहली बात मुझे बताओ क्या होती है इसकी डेफिनेशन? तो एनोमर्स है ना, वो होते हैं, वो आइसोमर्स होता है पहली बात। क्या होता है? आइसोमर्स। जो C1 कार्बन एटम होता है, उस पे कॉन्फ़िगरेशन डिफ़र होता है। तो देखो चला उल्टा चला रहा है। ऑप्शन सी में क्या दिया है? देखो पहले कार्बन एटम को पकड़ो। जी, पकड़ लिया। इसके लेफ्ट में है H, राइट में है OH। ओके, इसको पकड़ो। इसके लेफ्ट में है OH, राइट में है H। बस, अरे! ऑप्शन सी ही आंसर निकल गया। एंड पहले चेक करो ये आइसोमर्स है या नहीं। सेम मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला, स्ट्रक्चर दोनों का अलग-अलग है। हुँ? बस, बात खत्म। ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर है। Isomers which differ only in configuration of the hydroxyl group at C1 are anomers and are referred to as alpha and beta forms. तुम्हारे हाँ देखो, एनोमर्स बोला तो आ गए अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। वैसे ही अगर इनैंशोमर्स बोला, ये शायद मैंने पहले भी बताया था या रह गया होगा तो सॉरी, तो उसमें आते हैं तुम्हारे DNL फॉर्म्स। ओके, आई होप आई एम क्लियर।
द गिवन पेयर ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स। चलो चला जाओ, मजेदार है ना। पहले कार्बन को पकड़ो, इसके राइट में है OH, इसके लेफ्ट में है OH। tada, these are anomers. Okay, anomers differ at C1. Next question, which of the following statements is true? ATP is a nucleoside made up of nitrogenous base, adenine, and ribose sugar. ATP contains nitrogenous base, deoxyribose. ATP is a nucleotide containing a chain of 3 phosphate groups bound to ribose sugar. अरे यार बस यही तो आंसर है, याद रखना। अब इसे क्या क्या कीवर्ड्स चुराने? ATP is a nucleotide containing a chain of 3 phosphate groups bound to ribose sugar. अगली बार अगर कोई पूछता है ATP क्या है, तो बस 3 चीजें दिमाग में आनी चाहिए। न्यूक्लियोटाइड, उसमें चेन ऑफ 3 phosphate groups है, and it is bounded to ribose sugar. Answer है option C. And yes, with this we come to the end of the chapter. इससे मैंने इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले जिसके थ्रू पूरा चैप्टर एक बार कवर हो जाए कि इस चैप्टर में क्या-क्या है, कैसी-कैसी चीज़ है। कई बार चैप्टर की डिफिकल्ट पार्ट की वजह से हम ईज़ी पार्ट को छोड़ देते हैं। कई बार मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमारा दिमाग इतना खराब कर देता है जिस वजह से विटामिन्स जैसा एक ईज़ी पार्ट हम छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। पूरे चैप्टर को एक बार देख लो, कवर कर लो। फिर अगर लगता है ये पार्ट नहीं हो पाता है, नेवर माइंड, लीव इट, लेकिन ईज़ी पार्ट को तो करके ही जाओ। ओके? थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।